डिकम्पोजर्स अपघटक जो किसी चीज को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, दैट आर नोन एज डिकम्पोजर्स. सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, फंगी हो, विच ब्रेक डाउन. फंगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. कभी क्या होता है, कोई ट्री है वो डिके कर जाता है तो कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल में N2 में इन सब में तोड़ना तो सिंपल है. वरना प्रोटीन, विटामिन इन सब में तो कितना कॉम्प्लेक्स है ना. 60 एटम्स होते हैं प्रोटीन, विटामिन इन सब में, तो उनको हमें किस में तोड़ना है, सिंपल में, जिससे कि वो एटमॉस्फेयर में फिर से चला जाए और साइकिल पूरा हो जाए. एटमॉस्फेयर से लिया था प्लांट ने, अब एटमॉस्फेयर को वापस कर दो. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिजम्स. अगर मान लीजिए यस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाए तो सिंपल सब्सटेंस में वो किसमें टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट को. हाँ, कार्बोहाइड्रेट का मतलब जैसे ग्लूकोज को तोड़ दिया, अब ग्लूकोज को तोड़ दिया, ये किसी बैक्टीरिया ने तोड़ दिया तो वो किसमें तोड़ देगा, विटामिन. अब आप जाने, हमें क्या मालूम इतना. बोलो रजत. बोलो. CO2 में तोड़ सकता है और H2O में तोड़ सकता है सिंपली, ठीक है कि नहीं. तो इन सब में तोड़ देगा, जैसे भी तोड़ देगा. तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में तोड़ते हैं, बैक्टीरिया, ये डिकम्पोजर्स हैं. तो सिंपल सब्सटेंस, जैसे हमारी बॉडी में से यूरिया सेक्रीट होता है, NH2CONH2. अगर डिकम्पोजर्स होंगे बैक्टीरिया तो किसमें तोड़ेंगे, अमोनिया में तोड़ देंगे और CO2 में. रिएक्शन में बैलेंस नहीं कर रहा हूं बट यही चीज होगी. तो इसका केमिकल नेम क्या है, यूरिया ही है, ठीक है. तो अब देखो, इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स. अगर ये ऐसा ना करें सो एंड देयर प्रोडक्ट्स, जैसे उनका एक्सक्रीटा, फेसेस जो भी कहें, तो वो उनको तोड़ देते हैं. नहीं तो ऐसे क्या होगा कि ओपन में कितने जानवर लोग शिफ्ट करते हैं, वो सब ऐसे ही पड़ा रहे, उसको अगर वो डिकम्पोज ना करे तो गंदा हो जाएगा एटमॉस्फेयर, लेकिन वो लोग उसे डिकम्पोज कर देते हैं. सो देयर प्रोडक्ट्स, फेसेस, यूरिन, उन सबको भी वो तोड़ देते हैं, ठीक है, into simpler substance. And in this way these क्या करते हैं, and clean our environment. So ये हमारे environment को clean करते हैं. रजत आप सेकंड है. $48.5 आइए.
अस्मित थर्ड है। आगे भी आ जाए करो। ईशान ने भी अच्छा किया। Now, clean our environment. Bacteria, fungi acts as decomposers by the secretion of their body surfaces which decompose. तो क्या होता है, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है. They secrete some acids. Those acids or enzymes digest the food externally, and whatever nutrients are there, it is only taken in by those bacteria. ये नहीं है पूरा फूड अंदर नहीं लेते हैं. जैसे सेब के डंठल पर बैक्टीरिया है ना, पिटियोल पर बैठे हुए हैं, तो वो सेक्रीट करते रहेंगे, उसी को बाहर सड़ा देंगे और उसका न्यूट्रिएंट्स अंदर ले लेंगे. सो ये ऐसा करते हैं. दे सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, and digest food outside their body. तो ये जो ऐसा कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रॉटिंग. सड़ना, किसी चीज का जो सड़ना होता है ना, उसे क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रॉटिंग. उसे डिकम्पोज कर देंगे एंड टेक इन द न्यूट्रिएंट्स. The nutrients. In this way, they complete biogeochemical cycles. जैसे N2 का साइकिल, CO2 का साइकिल, O2 का साइकिल, H2 का साइकिल, ये biogeochemical साइकिल है. And complete. अगर ये साइकिल कंप्लीट ना हो तो डेप्रिविटी हो जाए, ये चीजें वातावरण में कम हो जाए. केमिकल साइकिल्स ये कंप्लीट करते हैं. सो इन दिस वे दे रिसाइकल मटेरियल्स इन इकोसिस्टम. इन दिस वे बैक्टीरिया एंड फंगी recycle substance in ecosystem. ठीक है. चूंकि these are also known as saprotropes. तो सेप्रोट्रोप हो गए. सेप्रोस का क्या मतलब होता है? ट्रॉफी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज है, ऑटो खुद खाना बनाए, और इसका मतलब है कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, मृतोपजीवी. जैसा कि प्रांजल ने बताया, सेप्रोस का मतलब होता है डेड बॉडी, डेड एंड डिकेड, और उस पर ये खाना लें, उस पर जीवित रहें, तो उसको कहते हैं मृतोपजीवी. और दीज आर नोन एज माइक्रो कंज्यूमर्स. अगर आप इसे कंज्यूमर की ही श्रेणी में रखना चाहें तो इसे क्या कहेंगे? और दैट इज माइक्रो कंज्यूमर्स. What is their importance? So these are called, अभी आपसे पूछा जाएगा importance of bacteria या importance of decomposers. ये क्वेश्चन important है.
decomposers. So these acts as cleansing agent. Of environment and थोड़ा सा साइड complete various cycles in nature. These are sanitary inspectors. ये सफाई कर्मचारी हैं. Sanitary inspectors of nature. In absence of them, अगर ये ना हो, there will be lot of waste loiter around us, है ना? होगा कि नहीं? तो B. Earth will look like dustbin and will be unworthy to live. It will also act as breeding ground for mosquitoes and other insects which will spread infectious disease. तो इस तरीके से ये हो जाएगा and ultimately the life will terminate at certain stage because of the depravity of the material. जब साइकिल ही नहीं पूरा होगा बायोजियो साइकिल तो थोड़ा सा तो धीरे धीरे क्या होगा बताओ, नाइट्रोजन कम नहीं हो जाएगी, CO2 कम नहीं हो जाएगी, साइकिल ना पूरा हो, आप चीजें लेते रहो एटमॉस्फेयर से, तो क्या होगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ essential nutrients, ultimately life on earth will terminate. इस तरीके से इनके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता. Now, they replenish, ठीक है, the nutrients of soil. इनका क्या काम है, replenish करते हैं. many of the bacteria clean, कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वाटर में भी वहाँ पर बायो ऑक्सीजन डिमांड पूरी करते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल. बैक्टीरिया पानी में भी होते हैं. सो इनमें कुछ पॉइंट्स हैं. these replenish soil nutrients in due course of time. Involved in 1-1 किलो बैक्टीरिया डाला जाता है पानी में. जब आप H2O2 डालते हो ना, सर 1-1 किलो बैक्टीरिया, हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हो तो 7 बैक्टीरिया की बॉडी डिकम्पोज करेगा. हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाँ, ये चीज है. ये देखो, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दिया आपने, आग की दवा, ठीक है ना, इसी से मैनिक्योर पेडिक्योर भी किया जाता है. तो H2O2
अगर मान लीजिए इसको आंख में डाल दीजिए, या स्किन में एंटीसेप्टिक के तौर पर भी खूब इस्तेमाल कर सकते हो, त्वचा चमकदार हो जाती है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, अमोनिया हो, ये सब ऐसा होता है पेडिक्योर में। तो इसको डाल दो पानी में, कहाँ पे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जहाँ सीवेज होता है। ये डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो क्या बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन से सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस खा के डिकम्पोज कर देंगे, और फिर उस पानी को जब ट्रीट हो गया तो रिवर में डाल दो। ये चीज होता है, समझ में आ गई बात भाई? उसमें से ऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सीधा पानी में डाल दिया तो वहां पर क्या होगा कि वहां के जो बैक्टीरिया पानी की ऑक्सीजन लेके उसे खाएंगे। अब ऑक्सीजन अगर पानी में खत्म हो गई तो क्या मछलियां मर नहीं जाएंगी? बोलो। तो इस तरीके से अगर बायो ऑक्सीजन डिमांड वाटर की बढ़ गई, बायो ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब समझते हो? कि द amount of oxygen required to decompose all organic material is known as bio-oxygen demand. तुमने उसमें खूब ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्सक्रीटा डाल दिया है तो उसकी बायो ऑक्सीजन डिमांड इसमें ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसे अब पूरी तरीके से डिकम्पोज करने के लिए क्या बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी। तो जिस पानी की बायो ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी वो पानी क्या होगा कि in that fish cannot survive, क्योंकि सारा बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन उसी से लेंगे, पानी से ही ले लेंगे। अगर आप अलग से तो उसमें डालोगे नहीं H2O2, रिवर में कौन डालने जाएगा? तो इस तरीके से मछलियां मर जाएंगी, और मछलियों के मर जाने से ऑर्गेनिक मैटर और इकट्ठा हो जाएगा पानी में, और फिर उस ऑर्गेनिक मैटर से बहुत सारे प्लांट निकलेंगे झील की तलहटी से, और वो लेक का यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, यानी झील की मृत्यु हो जाएगी। So involved in cleaning of organic material of water bodies. ये दोनों चीजें ये करते हैं। And they facilitate life to go on as unending saga या unending chain। इन्हीं की वजह से तो लाइफ टिल इटर्निटी तक चलती जा रही है, अनंत काल तक। सो सर सागा मतलब क्या होता है? युग। सो दे फैसिलिटेट लाइफ टू कंटिन्यू as unending chain। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। तो अच्छे लैंग्वेज में लिख देना तो ठीक रहेगा। अब देखो, ये तो बात हो गई बैक्टीरिया की। नेक्स्ट इज फूड चेन एंड फूड वेब। हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स का टेस्ट है कल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और पीरियोडिक और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, उसमें ये भी आएगा। ये भी? हाँ। सर वो पेपर बहुत लंबा बनाना। पेपर हम लंबा नहीं बनाएंगे सर, 2 घंटे में जितना होगा। सर 2 घंटे का? हाँ फिर ठीक है। 2 घंटे में जितना होगा उतना ही करवाएंगे सर इसलिए हमें टेबल बनाना होगा या पेपर दो? हम दे देंगे। परेशान क्यों हो रहे हो? अगर सीजन नहीं आया तो तुम ही फर्स्ट हो ईशा। हवा निकाल देना उसके साथ। चलो। तो साइकिल की हवा की बात कर रहे हो? राधा पूछ रहा है। साइकिल की या उसी की हवा निकाल दे। कहीं ना कहीं से कुछ सुपारी उपाड़ी नहीं लेता कोई। एक सुपारी पकड़ा लो किसी संपत है। एक काम कर देना थोड़ा। संपत तो अखरोट बेचता है। लेकिन दम है इसके अखरोट। तो प्रांजल तक बता देगा, बड़ी बात है।
food chain. The food can be transferred from one organism to other organism through food chain. Food energy is transferred from one organism to other organism through food chain. The starting point of food chain is producer. तो ये तो हम जानते हैं, ठीक है. All the food chain begin with green plant. Begun. And which is the original source of all food? Which is the अगर मान लीजिए प्रांजल कोई गाय का दूध पीता है तो भी क्या ग्रीन प्लांट से शुरू होगा? यस क्योंकि गाय तो ग्रीन प्लांट खाएगी, ऐसा होता है. नाउ द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी. देखिए फूड चेन की अब एक और डेफिनेशन है जो कि थोड़ी सी अच्छी है. द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in a community in which one organism consumes another organism, in which one organism consumes another. प्रे किसको कहते हैं प्रांजल और प्रीडेटर किसे कहते हैं? सर प्रे मतलब सर प्रीडेटर होता है जो प्रे का शिकार करता है. सही है, सही कह रहे हैं. प्रे का शिकार जो करेगा वही प्रीडेटर. प्रीडेटर शिकारी होता है, प्रे सही है. तो इस तरीके से कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी. So sequence of living organism in a community. Sequence बना लो. In which one organism consumes another. Who eats whom? ठीक है. A chain of the organism which is based on who eats whom. सर चेन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. चेन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर भी कह सकते हो. ये चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें कि कौन किसको खाता है इसके बेसिस पे बनाई गई हो. ठीक है कि नहीं? ट्रांसफर फूड एनर्जी is called food chain. Now, a list of organisms showing who eats whom is called food chain. इसी को आहार श्रृंखला कहते हैं. Now, a simple food chain is like this: grass, deer, and lion. Where it is producer, herbivore and carnivore. Herbivore and carnivore. तो कंज्यूमर यही से शुरू होते हैं. ये दोनों क्या हैं? कंज्यूमर. ये तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है.
और ये क्या चीज हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर और A chain represents a unidirectional transfer of energy. उल्टा नहीं आ सकती है। अगर मान लो लाइन बहुत सारे हैं, बीमार पड़े हैं तो हिरन मर जाएगा, लेकिन वो लाइन को नहीं खा पाएगा। यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, उल्टा नहीं चल सकता है, तो हीरा तो हर्बीवोर है, वो कैसे खाएगा? वो नहीं खा सकता है। या कोई ऐसे भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो में उल्टा नहीं चलेगा कभी। तो जो मर गया वो कैसे खाएगा बाद में? मरे या ना मरे, जिंदा हिरन भी है तो लायन बीमार है पड़े तो नहीं खाएगा उनको। तो इट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर स्नेक को पिकॉक खाता है तो स्नेक पिकॉक को नहीं खाएगा। Now, a chain represent, इसीलिए एरो से दिखाया गया है, क्या ये एनर्जी फ्लो को दिखाया जा रहा है? A food chain represent a unidirectional flow of energy. कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पीरियोडिक टेबल का टेस्ट होगा 10 बजे। नाउ द स्टडी ऑफ फूड चेन इन एन एरिया और हैबिटेट हेल्प अस इन नोइंग वेरियस इंटरेक्शंस अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर इंटरडिपेंडेंस। हर जगह पर ऐसा नहीं कि सेम फूड चेन होगी, क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट होते हैं, डिफरेंट फ्लोरा फौना होते हैं, तो हर जगह का लाइन है, ये नहीं कि हर जगह डियर ही हो सकता है वो किसी और चीज को भी खा ले। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वहाँ का फाउना क्या है, कैसे उनकी कम्युनिटी है, कैसे इंटरेक्शन होता है। सो इस तरीके से जब हम फूड चेन स्टडी करते हैं, इट हेल्प्स अस टू नो द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया, कि वहाँ की जैव विविधता क्या है। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? जैव विविधता क्या है। तो इस तरीके से नाउ देयर आर आल्सो मैनी फूड चेन्स विच एक्सटेंड्स। सर हाँ सर, ये यहाँ पे फूड चेन ये फिगर 15.1 में सर उसमें जो सी वाली है, फिर उसमें क्या कुछ तो सर हार्ड फूड बना है, उसको लिखा है स्कॉर्पियो खाता है। सर फिर स्कॉर्पियो के ऊपर मछली क्यों बनी है? मछली स्कॉर्पियो को खाती है? 15.1 में हाँ सर, फिगर 15.1 तो उसमें स्कॉर्पियो के ऊपर क्या है? सर मछली है, मछली। तो पानी वाला स्कॉर्पियो। नहीं, बिच्छू ये खा लेती होगी, हमें तो सर, नहीं पता, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। मछली स्कॉर्पियो को कैसे खाए? कोशिश की भी उसकी जगह स्कॉर्पियो बन गया। इस बार ये खाता है प्रेइंग मैंटिस स्कॉर्पियो। इसकी लड़ाई देखो। हाँ सर दिखाओ। फीमेल डोमिनेंस भाई, यूनिवर्सल डोमिनेंस। श्रेयान बड़ा जानता है क्या भाई? पढ़ रहा है आईपीएल का भी प्लेयर्स कैसे खेलते हैं? क्रिकेट का दीवाना है, क्रिकेट खेलते हैं वो सीएसके वाला मैच। देखे नहीं है क्या? फिश के भी दिखा देते हैं। सर सारी लड़ाई हम ये दिखा देते हैं। प्रेइंग मैंटिस तो जिसके साथ मेटिंग करता है उसी को खा जाता है उसके बाद। धोखा नहीं है, ऐसा होता है। इसी ने काटा
No. Praying mantis and Scorpio. तो इन दोनों का झगड़ा देखो। ये है, ये देखो, ये प्रेइंग मैंटिस तो देखो यार, ये दोस्तों ये देखो, ये दोनों ग्लास के अंदर बंद है। स्कॉर्पियो ये है, हाँ सब असली हैं, बहुत सारे स्कॉर्पियो हैं। देखा तो होगा, है छोटा सा लेकिन खा जाएगा पूरा। क्या हुआ? बड़े बड़े को खा जाता है। हाँ? ग्रीन वाला यही तो है ना प्रेइंग मैंटिस। इसने मरा स्कॉर्पियो क्या होती है? अरे ये लोग आपस में एक दूसरे को, मतलब देख लेना, अब आपको बता दिया ना, प्रेइंग मैंटिस से स्कॉर्पियो की यही झगड़ा है, सबको खा जाएगा ये। कितने खतरनाक खतरनाक तो डाला है ग्लास में। सबका लड़ाई झगड़ा देखो बस, और बढ़िया है सर, बढ़िया सर, पक्का चाहिए। तो उससे पता चलेगा ना कि कौन कितना ताकतवर है। ये 11th का सिलेबस, फिर लैब में लगाइए ना आप। कौन किसको खाता है। अरे मैं भी ये बुक बनाएगा। ये डाल के देख लेना, स्कॉर्पियो एंड फिश आ जाएगा। जैसे इन्होंने पूछा ना प्रांजल ने, हाँ हाँ सर, हाँ? हाँ सर, इसमें तो दैट इज, अगर हम और देखें कि बड़ा सा, तो ग्रास से इंसेक्ट को खाएगा, फ्रॉग को स्नेक ही खा लेगा, ठीक है। फ्रॉग को ईगल भी खाती है, स्नेक, और स्नेक को ईगल। देख लो, ऐसी बात मत करो, क्योंकि ये जो गिद्ध होते हैं ना, ये मांस को चुभला कर खाते हैं। इसका मतलब क्या है कि दे ईट मीट हु आर डेड एनिमल्स, जिंदा को नहीं खाएंगे कभी।
वल्चर इसीलिए कहते हैं कि गिद्ध की तरह। वल्चर कौन होते हैं? दैट इज जो डेड को खाएं, स्कैवेंजर्स। ये बात सही कही है। ओके, समझ में आ गई बात कि नहीं? सो दे ईट लाइक दिस। ओके, नाउ ईगल खा लेगा। तो ईगल हमारा जो है वायुसेना का चिन्ह भी है। हाँ सर। प्लांट, वॉर्म्स, बर्ड्स, कैट, एक ये भी और है। प्लांट को कौन खाएगा? वॉर्म, बहुत सारे कीड़े होते हैं ना प्लांट में, और बर्ड्स और कैट्स। ये बात मालूम है कि जो वहाँ के माओवादी थे तो चाइना में उन्होंने क्या किया था? गौरैया को सबको मरवा दिया था, स्पैरो को। चाइना वाली बात मालूम है आपको कि नहीं? कि उन्होंने कहा कि सारे स्पैरो को मार दो। उन्होंने देखा कि तो चिड़िया दाने खा रही है और हमारे यहाँ दाने की कमी है। तो चाइना में उन्होंने कहा कि जो 1 किलो गौरैया को मार के लाइए, छोटी छोटी चिड़िया नहीं होती ब्राउन कलर की, तो उन्होंने कहा जो मारेगा, सैनिकों को भी लगा दिया कि जो मारेगा 1-1 किलो उसको इतने $1 मिलेगा। फिर क्या था, हंटिंग शुरू हो गई। 1 साल के अंदर सब मर गए। फिर अब उसके बाद क्या हुआ, यही जो स्पैरो है दाने कम खाती थी, इंसेक्ट ज़्यादा खाती थी। ये बात इन्होंने नोटिस नहीं की। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा हो गया, पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो गया। वो कीड़े पूरी खेती खा गए। अब गौरैया तो रही नहीं, स्पैरो तो रहा नहीं। और उसके बाद जब वो खा गए तो वहाँ ऐसा अकाल पड़ा कि 20 लाख चाइनीज मारे। तो फिर वो कीड़े खाना शुरू कर दिया। वो मतलब फिर उसके बाद उन्हें जो मिला, सांप बिच्छू, उन्होंने सरकार ने परमिट कर दिया तुम्हें जो मिले सो खाओ। तो नकली असली कुछ भी बना के खाओ, ये बात मालूम है? तो ये तब से चाइना में शुरू हो गई। इवन जो खाना बनता है ना रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट का खाना जो गटर में जाता है, उस गटर से वो लोग पानी निकालते हैं, फिर उसका तेल निकालते हैं और उसमें खाना पकाते हैं। वो भी चाइना में परमिट है। जैसे ये आप देखोगे टीवी में तो पता चल जाएगा, उसी का ऊपर का तेल निकाल लिया और उसको फिल्टर कर लिया, फिर खाना बनाया। और उसके लिए बहुत लोग एम्प्लॉयड है। वो कहते हैं कि तुम तब तक नकली सामान बना सकते हो जब तक कोई मरे ना, उतना परमिशन है। मतलब नकली खाना, नकली कैबेज सब कुछ बनाओ, लेकिन मरना नहीं चाहिए, बस खिलाओ। तो प्लांट, वॉर्म, बर्ड्स, कैट ऐसा है। एल्गे प्रोटोजो हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे वो अब जिंदा ऑक्टोपस खा रहे हैं, नहीं दिखाया आपको कि चाइनीज कैसे लाइव ऑक्टोपस खा रहे हैं। सो उनके लिए कुछ भी वो कुछ भी खा सकते हैं। सांप जिंदा खा लेंगे, तो सांप खाते हैं कुछ भी। देखो, ईटिंग लाइव ऑक्टोपस। अब ये देखो कि ये अब ये देखो लेकिन ये नहीं है, अभी खा नहीं पा रही है। जो थोड़े वैसे होंगे ना वो खा लेते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये खा लेगा। पोटेंशियल है सर, वो ASMR ये देखो, ये लाइव है। है कि नहीं? इसे अच्छा आता है। सर इतने साउंड इफेक्ट्स क्यों है? भाग जा रहा है, ये खाते जा रहा है। इस तरीके से चाइना में अब देखो, खैर ये सब तो प्लांट, वॉर्म ये हो गया। अब नेक्स्ट इज
देयर में भी एक नई चीज एल्गे है। तो एल्गे क्या है? एल्गे एक तरीके का फाइटोप्लैंक्टन है। उसे कौन खाएगा? क्या जूप्लैंक्टन, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब समझते हो? अमीबा। जो ये है एल्गे, वो बहुत माइक्रो प्लांट्स हैं क्या? तो उनको क्या कहते हैं बताइए? फाइटो प्लैंक्टन। और जो जू के हैं, उन्हें जो लोकोमोट कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्लैंक्टन। और फिर ये प्रोटोजोआ यानी जुआ से पहले वाले एनिमल। यस सर, हाँ। और फिर उनको स्मॉल फिश खाएंगे, और फिर बिग फिश। हम लोग जो आते हैं ना, हम बिल्कुल लास्ट में भी आते हैं, एंडिंग का। कई बार हम लोग बिग फिश को अगर खाते हो तो नहीं भी खा सकते हैं, कौन वेल खाएगा? जैसे बिग फिश है, हम भी छोटी मछली खा लेंगे। तो ब्रास दी अलाइन इस तरीके से। दिस इज द फूड चेन। नाउ फूड वेब। फूड वेब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर ये लॉइन, अगर आप सोचें कि मान लीजिए कि कुशाग्र सोचें हम तो चाउमीन मिलेगा तो ही खाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं खाएंगे। तो अगर दुकानें बंद हो गई चाउमीन की तो ये क्या खाएंगे? तो इस तरीके से देयर आर सम ऑप्शनल फूड। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक पे रहें। अगर डियर मर जाए नहीं है उस जंगल में तो क्या लायन भूखा रहे? उसके पास और ऑप्शनल फूड हो। गोट भी खा लेगा, काऊ भी खाएगा, बफेलो भी खाएगा, या और देयर आर सम एंटीलोप्स को खा लेगा, कुछ भी खाए। तो ऑप्शनल फूड। तो इन एनी इकोसिस्टम वन इज ईटन बाय ऑल। एक जो है ना, फ्रॉग को सिर्फ एक ही कोई नहीं खाएगा। फ्रॉग को कोई बर्ड भी खा सकती है, फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है, ईगल भी खा सकता है, ऐसा हो सकता है ना। एंड वन ईट्स मैनी ऑफ देम। वन इज ईटन बाय ऑल। एक को कई खाते हैं और एक कई को खाता है। एक कई चीजें खाता है और एक को कई भी खाते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? सो प्रे इज ईटन बाय मैनी एंड प्रीडेटर ईट्स मैनी प्रे। बात समझ आ गई? सो इस तरीके से इट मेक्स ए कॉम्प्लिकेटेड वेब। इससे एक जाल बन जाता है। दिस इज कॉल्ड फूड वेब। All animals, all organisms are interrelated to each other by food web. It is not running independently. Food chain cannot run independently. ठीक है? Now, food web क्या है? कि the interconnected food chains operating in an ecosystem. The interconnected food chain, जैसे फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम, जिसमें कि क्या होगा? विच एस्टेब्लिश ए नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, विच एस्टेब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन वेरियस स्पीसीज। सो इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम, जो आपस में उनका रिलेशन बना दे। विच लुक्स लाइक, वो कैसी दिखेगी? बिटवीन वेरियस स्पीसीज इज कॉल्ड फूड वेब। is called food web. एक है आहार श्रृंखला, एक है आहार जालक। ये जालक बन गया। तो इस तरीके से फूड वेब हो गया है। नाउ दिस फॉर्म ऑफ नेटवर्क, इसमें क्या होता है? इन दिस वन ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आ जाएगा, इज ईटन बाय मैनी एंड एनी ऑर्गेनिज्म ईट्स मैनी ऑर्गेनिज्म।
दोनों में फर्क है क्या? एक ही चीज तो नहीं समझ रहे हो? नहीं कई चीजें एक के द्वारा खाई जाती हैं और एक कई चीजें खाता है, ये चीज है ना। मतलब एक चीज कई के द्वारा, वन इज ईटन बाय मैनी एंड वन ईट्स मैनी, है ना। वन ऑर्गेनिज्म, जैसे आप है, चाउमीन बना आपने खाया, प्लेट फेंक दी, कुत्ता भी खा गया। तो वन थिंग इज ईटन बाय मैनी नहीं हो गया, लेकिन कुत्ता कई चीजें भी खाता है, हम भी कई चीजें खाते हैं, तो हो गई बात की नहीं। ये चीज सो तो फिर ऐसे LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, मतलब हम भी कुत्ते हैं। हाँ, जैसे एक कुत्ते ने कुछ छोड़ दिया, बात सही है, तो ठीक है, ये बात हो गई। सो इट फॉर्म्स ए वेब लाइक स्ट्रक्चर, इट फॉर्म्स ए वेब लाइक स्ट्रक्चर। अब चलो देखें एक सिंपल फूड वेब की हम बात करें। सिंपल फूड वेब कैसा होता होगा? परेशान हो गया। The first slide. Okay. Now, like plants are eaten by rabbit, is eaten by mice, माइस का माउस से बना माइस, चूहे, ठीक है, फिर बर्ड्स, सीड ईटिंग बर्ड्स, और ग्रास होपर, टिड्डा, ठीक है। ग्रास होपर वो रखा हुआ है, जैसे हरा हरा देखा होगा ना पेड़ों पे, टिड्डा, तो ये चीज है ना। अब इन सबको क्या है कि रैबिट को कौन खा जाएगा? हॉक, बाज, हॉक खा जाएगा। माइस को भी बाज खा जाएगा। एरो जरूर बनाते जाइए। बाज बाज तो ईगल को कहते हैं ना, हॉक अलग होता है। हॉक, ईगल गरुड़ है। हैं तो चील किसे कहते हैं? गरुड़ है। चील, सही शाम में गाइड को चील कहते हैं, ठीक है। माइस, माइस को कहेंगे स्नेक। ये माइस जो है स्नेक खा जाएगा। और इसी तरीके से बर्ड को कौन खा जाएगा? ये भी खा जाएगा। और ग्रास होपर को कौन खाएगा? क्या फ्रॉग? और फ्रॉग को कौन खा जाएगा? स्नेक। ये कुछ इंटरकनेक्टेड नहीं लग रही है, आपस में इंटरलिंक्ड लग रही कि नहीं? वन इज ईटन बाय मैनी और वन ईट्स मैनी थिंग्स। तो इस तरीके से जैसे ये तीन चीज को खा रहा है, ये दो चीजों के द्वारा खाया जा रहा है। और भी हम बना सकते हैं, तो एक सिंपल सा वेब बनाया जा सकता है ना। नाउ ट्रॉफिक लेवल, और आपकी बुक में भी बना हुआ है इस तरीके से। फूड वेब भी बना है, फूड चेन है। फूड चेन इन नेचर तो दिखाई गई है। फूड वेब अगले पेज में है। फूड वेब अगर हम देखें, सो हियर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब इस चीज को आप देख लें तो जो आपके में फूड वेब बना हुआ है, इसमें ब्लू कलर का निशान है, ब्लू,
बोलो ब्लू है, तो इससे एक लेवल से दूसरे लेवल पर हम आ गए। वे सभी लोग जो प्लांट को खाते हैं वो कौन सा ट्रॉफिक लेवल होगा, फर्स्ट के सेकंड? सेकंड ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा? प्रोड्यूसर्स आएंगे, ठीक है ना, है ना। बुक देखो पीछे, तो समझ में आया। अब वो किसी के द्वारा खाए जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। यानी एक हुआ हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन सा ट्रॉफिक लेवल बताओ? सेकंड। हाँ, और हर्बीवोर से कार्निवोर या स्मॉल कार्निवोर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और उन्हें टॉप कार्निवोर कहा जाता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक सब चीजें चलती हैं। फिफ्थ तक कभी कभी सस्टेन हो जाता है, कभी नहीं होता है। अब देखो कि द वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल, द वेरियस, उनको मेहनत करने दो कि अगली बार तुम भी 27 नंबर पे ना रुक जाना, ईशान के बराबर नंबर लाना। मेहनत करोगे तो ला पाओगे। द वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन at which transfer of food takes place, वेरियस लेवल्स। अब देखो जो ये एग्जाम आप लोगों ने दिया, इससे क्या पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। कई जगह तो सब्ट्रैक्शन में ही रजत ने गलती करी, पता चला, नहीं तो वो बातें अननोटिस न रह जाती। अब वो नहीं कभी गलती होगी। तो एक हम प्लेटफॉर्म है, उसी को चेक करने में समय लेते हैं, आप लोग एक एक चीज़ देखते हैं। तो जब आप यहाँ से थ्रू हो जाते हो तो ये एक सक्सेस में एक सीढ़ी चढ़ जाते हो, ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में हमें भी मेहनत है ना, नहीं बहुत जगह नहीं लिया जाता एग्ज़ाम, पढ़ाते रहो, मज़ा आएगा। इससे क्या है कि ये पेन, हमारे पेन लेने से क्या होगा, आप कुछ नहीं भी करते हुए एग्ज़ाम दे के बहुत आगे बढ़ जाते हो। ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल ये चीज है। वेरियस स्टेप्स एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस। वेरियस स्टेप्स जिस पर फूड का ट्रांसफर होता है उसे क्या कहेंगे? ट्रॉफिक लेवल। नाउ वी विल सी व्हाट डज इट मीन बाय ट्रॉफिक लेवल, इसकी क्या एटिमोलॉजी है। नाउ एटिमोलॉजी ऑफ ट्रॉफिक, देखो इसका है नरिशमेंट लेवल, ग्रीक से है और ये बना हुआ है ट्रोफिन से। क्या? ट्रोफिन से बना हुआ है ट्रॉफिक लेवल। तो अलग अलग यानी नरिशमेंट लेवल। ओके, नाउ ट्रॉफिक लेवल मींस फीडिंग लेवल। ट्रॉफिक लेवल का क्या मतलब बताया गया है? ट्रॉफिक लेवल मींस फीडिंग लेवल। नाउ अब हम देखेंगे कि ट्रॉफिक लेवल बनाते समय कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान देना होगा। इसके लिए हम एनर्जी पिरामिड भी बना सकते हैं उनके बायोमास के आधार पर कि कितना बायोमास किसमें है। सी लाइक दिस इज एनर्जी पिरामिड। सो ये एक ट्रॉफिक लेवल, this is producers, primary consumers.
और सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी ये चीजें 5 तक सस्टेन नहीं कर जाती। कोई कहते हम तो लाइन को खाएंगे, अब वो एक लाइन खा लेगा, ढूंढ ही रहा लाइन मिल जाता तो लाइन ही नहीं मिलेगा उसको। एक जंगल में एक लाइन है तो पूरी जिंदगी में एक लाइन ही खा के बच जाएगा क्या? हो ही नहीं सकता है। कोई कहे कि हम ईगल को खाएंगे तो इतने ईगल हैं क्या कि पूरी जिंदगी चला ले, तो वहां तक नहीं पहुंच पाता, वो अपनी लाइफ सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए 4 तक ही चलेगा। तो प्रोड्यूसर भी तो सनलाइट से लेते हैं। प्रोड्यूसर सनलाइट से ले लेते हैं। नाउ ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल है। इसे क्या कहेंगे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है वो लोवेस्ट है, और जो सेकंड है सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल and fourth tropic level. In certain case, some food web goes up to 5 tropic level. कुछ ऐसी चेन है ना, जैसे हमने बताया कि वो फ्रॉग ने इंसेक्ट खाया, फिर उस फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को पिक अप, ऐसा है कि नहीं? तो इस तरीके से सम, और इसको क्या कहेंगे? ये क्या चीज मैंने बनाई है? एनर्जी पिरामिड, which shows the biomass contained within a tropic level. अगर इसमें मैं ये कह दूं कि 1000 टन है, ठीक, तो मतलब कि 1 टन में खुद ही 1000 किलो होता है। 1 टन में कितना किलो होता है? 1000 kg। 1 क्विंटल में 100 किलो। तो यहाँ से यहाँ कितना बायोमास होगा? सब क्वेश्चन में कितना? 100 किलो। भाई एक का 120 लेके ये है। ठीक कह रहे हैं। लिख लो इनकी बात। अच्छा 100 किलो, अच्छा ओके सर। ठीक है कि नहीं? अब देखो 1000 टन है तो यहाँ कितना होगा? 100 टन। अगर सबको तौल लो तो 100 kg। मान लीजिए अगर ये प्लांट्स हैं और सारे हर्बीवोर को तौल लो तो 100 टन आएगा कि नहीं? यस सर। और अगर और ऊपर चले गए सर 10 टन, 10 टन, और ये 1 टन, 1 टन। इस तरीके से। इसे कहते हैं 10% लॉ। अगले पर अगर आप 100 ग्राम का सेब खाती हो तो 10 ग्राम खून बढ़ेगा, बस। अब देखो कि सब ट्रॉपिक लेवल एक्सटेंड अप टू, ये क्या कह सकते हैं कि सम फूड चेन एक्सटेंड अप टू 5th ट्रॉपिक लेवल ना। सम, सर कौन सा है? देखो सम फूड चेन हमने आपको बताया है कि नहीं कि बीज को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को पिकॉक ने खाया, पिकॉक को डीएससी ने खा लिया। सम फूड चेन, ठीक है, एक्सटेंड अप टू 5th ट्रॉपिक लेवल। नाउ अब जरा देखिए, द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर एंड कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब कुछ पॉइंट देखिए, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर एंड कंस्टिट्यूट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। They fix up sun's energy and make it available for consumer. तो जितनी सन की एनर्जी गिरती है धरती पर, उसमें से प्लांट पे कितनी गिरती है? 1%। 2%। और उस 2% में से 2% यानी जितनी भी गिरी, पूरी जितनी सूर्य की एनर्जी धरती पर गिरी, उसमें से प्लांट पे कितनी गिरी? 1%। 2%।
धरती पे जितनी गिरी उसमें से पत्तों पे कितनी गिरी? 2%। उस 2% में मान लो 2% यानी जितनी गिरी 2000 किलो जूल, तो उसका 1% वो एब्जॉर्ब करेंगे खाना सर पर ऐसा तो बोलते हैं कि सन से सीधा 1% 1% का मतलब नहीं, जैसे सन से जितनी एनर्जी गिरी धरती पे, एग्जांपल के साथ सुनो, सन से जो एनर्जी गिरी ना, यस सर। तो पहली बात तो तुम ये जान लो कि यहाँ पर जितना जमीन है वो बहुत कम है, और इसलिए जमीन पे भी प्लांट बहुत कम है, तो सन से आने वाली एनर्जी जो इस पर आ रही है प्लांट पे कितनी गिरेगी? 2% गिरेगी, तो कितने परसेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कितने परसेंट एब्जॉर्ब हो जाएगी? 1% एब्जॉर्ब हो जाएगी, 99% रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो एब्जॉर्ब हो जाएगी वो सर उस 2% का 1% वो हाँ, हो जाएगी। हम्म। 99%। अरे प्लांट है वो रिफ्लेक्ट कर देंगे। ट्रांसपीरेशन में एनर्जी नहीं चाहिए क्या? पानी। एग्जांपल के साथ बता दीजिए कि मतलब उसमें से जैसे सन से जितनी एनर्जी आई, मान लो जैसे सन से 100 जूल एनर्जी आई, तो 100 जूल अगर एनर्जी आई तो सिर्फ 2 जूल ही प्लांट पा पाएगा। 100 और ज्यादा ले लो, मान लीजिए आप इतने जूल एनर्जी आई, तो 2% इसका कितना हुआ? 20 जूल। 20 जूल है 2%, वैसे निकाल लो इंटू 2%, तो कितना आया बताओ? 20 जूल इसे आई, लेकिन ये 20 जूल पूरी नहीं खींच पाएगा। 20 जूल में से कितनी लौटा देगा? सिर्फ 1% ले पाएगा। मतलब 20 जूल आई ना इसके ऊपर गिरी, तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है 20 जूल में से। अब ये 1% लेगा, जरा देखो कितना आया, 2/10 कितना होगा? 0.2 जूल। मैंने 0.2 आया, यस तो सर। 0.2 जूल ये एब्जॉर्ब करेगा, उसी का खाना बनाएगा। मतलब मैं एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ कि कितनी एनर्जी जो आती है ना, और इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ, क्योंकि सन से न जाने कितनी दूर है, तो हमारे पास 0.0001% ही अर्थ पर आती है। सन इतना बड़ा और अर्थ उससे 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है, वो तो सब तरफ भेज रहा है, तो हम कितनी पा पाएंगे? एक पॉइंट कितनी पा पाएगा? अरे बात की नहीं, अर्थ तो सरसों का दाना है, तो वो तो नहीं पा पाएगी ना ज्यादा। चारों तरफ एक घड़ा और एक सरसों का दाना। हमने दिखाया होगा इनके बीच सिमेट्री नहीं दिखाई आपको, अर्थ और सन के बीच में कि अर्थ कितना बड़ा है, सन कितना बड़ा है। सर वैसे वीडियो है तो जिसमें सब मतलब एक मतलब स्टार्टिंग करते हैं, फिर बहुत बड़े सबसे बड़े स्टार तक लेके तो जाते हैं। मतलब इट इज लाइक दिस ओनली कि अर्थ बहुत छोटा है, दिखा तो ठीक है वो हम दे देते हैं, वीडियो दिखाने देते हैं, पेपर है हमारे पास दिखा देते हैं। सो इन दिस वे कि ये देखो, इसको हम दिखा देते हैं आप लोगों को। ना अब देखो,
ये इसमें ये तो यहाँ देखिए अर्थ दिख रही है। यस सर। अर्थ जो है बाकी ये आसपास के छोटे छोटे प्लेनेट हैं, लेकिन अर्थ को अगर जुपिटर के पास रख दो तो क्या अर्थ ज्यादा बड़ी है? छोटी है, बहुत छोटी है। अगर मान लीजिए अब हम जुपिटर को रखें सन के पास, तो ये सन है, इसमें अर्थ आपको कितनी बड़ी लगी? काफी छोटी लग रही है, घड़े में सरसों का दाना ना। अच्छा अब देखो, लेकिन सन क्या काफी बड़ा है? अगर मैं आर्कटरस के पास रख दूं सन को, सन है ना वो छोटा वाला, तो एक मतलब एवरेस्ट तारा, ये बहुत बड़ा तारा नहीं है। अल्फा सेंचुरी सबसे पास है, लेकिन इसके पास रख दिया तो सन बहुत छोटा है क्या? लेकिन आर्कटस कितना बहुत छोटा है क्या आर्कटस? अच्छा ये जो आर्कटस है ये देखो, अब मैं ये आर्कटस, ये है आर्कटस, देख रहे हो आर्कटस दिखाई पड़ा? अगर मैं इसे बेटल ग्यूस के पास रख दूं या एंटारस के पास, वो अर्थ आ गई ना पीछे से चलती तो ये एंटारस हो गया। और फिर एंटारस के बाद ये गैलेक्सी है, ये हमारी आकाश गंगाएं हैं। ऐसी 50 मिलियन मिल्की वे गैलेक्सी हैं हमारे अपने यूनिवर्स में। वैसे तो 50 मिलियन यूनिवर्स भी हैं। तो इसमें एक्सपैंड ही हो रहा है, अभी एक्सपैंड ही हो रहा है, एक्सपेंड तो हो ही रहा है। अब इसमें एंटारस देखो जो सबसे बड़ा है, और एंटारस वो और सन तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, है ना? मिल्की वे गैलेक्सी में खुद ही 50 मिलियन स्टार्स हैं। तो बात समझ में आ गई ना आपको? ये काफी छोटी है। तो अब इतना वो दे रहा है रोशनी, तो कितनी रोशनी आप पालोगे बताओ इससे? सर वो लास्ट में क्या है? ये सन से कितनी रोशनी इसको मिलेगी बताओ? चारों तरफ भेज रहा है। सर एक बार लास्ट वाली फोटो दिखाइए। ये मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगा, और उसके नीचे है ये मिल्की वे गैलेक्सी। ये सारे नेब्यूला हैं, अलग अलग आकाश गंगाएं, और उनमें हमारी गैलेक्सी वो है पूरे यूनिवर्स। तो वो गैलेक्सीज का भी तो क्लस्टर होता है। गैलेक्सी का क्लस्टर यूनिवर्स है। अच्छा तो ये बात समझ आई? इसलिए ये बात जान लो कि जो मिस यूनिवर्स बना है वो हमारे यूनिवर्स का बना है, ना कि तुम सोचो कि दूसरे यूनिवर्स समझ आई बात नहीं? अब देखो, इतनी बात हो गई। तो पहली चीज हमने क्या बताई? प्लांट्स आर प्रोड्यूसर एंड कंस्टिट्यूट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। दूसरी चीज देखो कि प्लांट्स प्रोड्यूसर हो गए। हर्बीवोर्स कंस्टिट्यूट, हर्बीवोर्स क्या होंगे? विच फीड ऑन प्लांट्स। कंस्टिट्यूट बात मत करो। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। इसके अलावा तीसरी चीज कार्निवोर, मांसाहारी, which feed upon herbivore are constitute third trophic level. Constitute third trophic level. And large carnivore या top carnivore which eat small carnivore constitute fourth trophic level. ये बात हो गई। अब हम देखेंगे कि 10% एनर्जी लॉस है।
ट्रॉफिक लेवल का मतलब है फीडिंग लेवल, बस सीधी बात है। Now, now what is 10% law of energy transfer? बुक में दिया है क्या? 10% law of energy transfer. Whatever energy solar energy, जिसने दिया था उसका नाम भूल गया। अभी देख लेते हैं, हमें भी नहीं मालूम है। ऑप्शन बेस्ट चांस में दिया है। और इसमें यही नहीं दिया 10% लॉ। हमें तो नहीं दिख रहा होगा नहीं। हाँ सही है, ठीक है, ये लिख देते हैं। फूड चेन एंड वेब्स के नीचे है हाँ? शायद। ये फूड चेन्स एंड वेब्स है, उसके नीचे थोड़ा सा दिया हुआ है पॉइंट्स में जो है। हाँ हाँ यही है, ये तो है 10% का। सो ये पूरा ही है। नाउ व्हाट एवर एनर्जी ऑफ सन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स 1% ऑफ एनर्जी फॉल ऑन प्लांट्स, दे कैप्चर, ये दिया है आपकी बुक में 1% ऑफ एनर्जी, ठीक है, and convert into it into food energy। तो बुक में फूड चेन एंड वेब में नीचे पॉइंट कर दिया है। नाउ इसके अलावा when green plants are eaten by, when green plants are eaten by consumers, ठीक है, जब ये कंज्यूमर से ईट किए जाएंगे then most of the energy is lost in maintenance। अब रात को खाना खा के सो सुबह भूख लग जाती, कुछ करते थोड़ी ना, वो हमारी जो सेल है ना तो उस लाइफ प्रोसेस में ही खर्च हो जाती है। सोडियम पोटेशियम पंप है हर सेल के बाद, उसी को खर्च करने में, उनका बैलेंस बनाने के लिए पंप, यानी जो सोडियम है वो सेल के अंदर ज़्यादा है और पोटेशियम बाहर ज़्यादा है, तो उनको इस चीज़ को बैलेंस करने में कि सोडियम अंदर ज़्यादा रहे पोटेशियम बाहर रहे, सेल पूरा दिन। पोटेशियम तो अंदर होता है ना, वो एटीपी और एटीपी जो भी पोटेशियम की फास्फोरस, तो वो जो सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम को अंदर होना चाहिए, ब्लड सेल्स और इन सब में सोडियम है, तो उस चीज़ को वो उसको मेंटेन करने के लिए उनका बैलेंस, हमारे शरीर की ज़्यादातर एनर्जी खत्म होती है 70%, और बाकी 20% तो दूसरे लाइफ प्रोसेस में। तो when green plants are eaten by consumers then 90% of energy is lost, 90% of the energy। ये आप कह सकते हैं कि फिर हमारी ग्रोथ कैसे हुई, लॉस्ट इन लाइफ प्रोसेसेस। मैं ये कहूँ कि मैं तो इतने दिन से खा रहा हूँ, मैं तो 60 kg का हूँ, कहाँ गया 10%? नहीं, हम 60 kg के नहीं है, हम स्पीसीज को बढ़ा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो हुआ कि नहीं, हमारी ह्यूमन स्पीसीज के बच्चे नहीं पैदा कर रही है हर स्पीसीज। तो इस तरीके से क्या होता है कि दैट इज इन, ये बढ़ रहा है बायोमास ह्यूमन स्पीसीज का। ऐसा नहीं होगा कि कोई एडल्ट है तो खा रहा है, तो 10% लॉ का मतलब है उस
उस स्पीसीज का बायोमास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरीके से लॉस्ट इन लाइफ प्रोसेसेस। एंड 10% क्या होता है? एंड 10% is utilized for increasing in biomass, is utilized in increasing in biomass, समझ गए ना, उसी का स्पीसीज का। Now so 10% can be taken as average value for amount of 10% can be taken, लिया 100%, 10% ही इसमें में बढ़ पाया, so 10% can be taken as average value for amount of organic matter. That is present at each step and reaches the next level of, and यही reaches होगा, reaches the next level of consumers। तो ये चीज 10% लॉ हो गई। एक और रूल है, सिंस देयर इज लिटिल एनर्जी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 स्टेप, क्योंकि आगे चल के 10% की एनर्जी बाकी रह जा रही है। तो सिंस देयर इज लिटिल एनर्जी अवेलेबल, for next profit level, for next level of consumers, so food chain consists of only 3 to 4 steps, 3 to 4 steps, यही चीज होती है। हाँ हाँ बोलो। गोरिल्ला नाइन्थ टू लास्ट टॉपिक लेवल पर आते हैं हम आगे। हाँ बोलो। लॉयंस की गोरिल्ला? देखो गोरिल्ला नहीं, लायन ही ताकतवर होता है। इट इज नॉट द स्ट्रेंथ विच काउंट्स, इट इज एलिफेंट विच इज हैविंग स्ट्रेंथ, बट लायंस आर हैविंग, देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स। It is not who is strong is the leader of a company. There are many things, patience, intelligence, there are some other qualities also taken. So if we take overall, see, who runs faster than lion? It is cheetah, but cheetah is not the king of jungle. Who is more strong? It is elephant, it is not the king of jungle. So there are, if we see that who is jack of all trades, so that means who is having a balanced attributes. So balanced attributes, that is the king. तो ये नहीं कहा जा सकता है कि strong ज़्यादा इसलिए king होगा, तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते। लॉयन के पास सारे गुण होते हैं जो उसे king बना सकते हैं, ठीक है। So this is the reason. तो एनर्जी पहले
तो गोरिल्ला नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन? सर कल ही पूछा था सर, इसलिए सेम चीज पूछी थी। तो गोरिल्ला तो वेजिटेरियन है ना? सर टाइम वेस्ट कराता ही है। तो सर डब क्या होता है? मतलब अगर गोरिल्ला को लायन खाएगा तो ये लोग बोल रहे हैं टाइम वेस्ट होगा। मतलब उसमें क्या है कि वो उसमें ज्यादा झगड़ा होगा। इससे अच्छा है वो हिरन को खा ले। हिरन आसान शिकार है, हिरन को खा ले और दूसरे हैं। सो हाँ, लायन क्या है कि उसको एनर्जी ऐसा नहीं कह सकते, उसका लाइफ रिस्क कम हो और उसको प्रे को खाने में कम एनर्जी कंज्यूम करनी पड़े, क्योंकि वो भूखा है। अगर एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और तब उसमें लाइफ का डेंजर भी होगा, ऐसे शिकार के पीछे वो नहीं पड़ता। तो इस तरीके से वो किसको खाना चाहेगा? जो आसानी से शिकार मिल जाए। सो ये हमेशा फैक्टर रहता है, ठीक है कि नहीं? अब देखो 3 to 4 स्टेप्स होता है। बोलो बोलो बोलो। There are generally a greater number of individuals। नहीं तो ऐसे शिकार कर ले वो हाथी का भी, लेकिन उसको अपनी भी चोट लग जाएगी। तो ऐसे केस में वो ऐसे जानवर भिड़ते नहीं हैं। जो हायर ट्रॉपिक लेवल के हैं वो नहीं भिड़ते, सेम ट्रॉपिक लेवल वाले नहीं भिड़ते हैं। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पर एक और भी बात कही गई है। एट लोअर लेवल देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्लांट बहुत है लेकिन उसके ऊपर स्पीसीज कम है, प्लांट की सबसे ज्यादा स्पीसीज होगी। सो एट लोअर लेवल क्या होगा? लेवल देयर आर मोर नंबर, बात मत करो, मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। However, at higher level, there are few number of consumers or users। एक ये भी लॉ है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए कि the length and complexity of food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more kind of organism, which in turn are eaten by several organism। ये भी एक लॉ है कि length and complexity। अगर एक फॉरेस्ट में फूड चेन बनाओ तो वो इतनी उलझी हुई होगी आप समझ ही नहीं पाओगे हो क्या है ना। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन ये कैसी होगी? ये लेंथ वेरी ग्रेटली इज सच दैट वन इज ईटन बाय मैनी एंड एक कई के द्वारा खाया जाता है, एंड वन ईट्स मैनी। बोलो बात समझ में आ गई? एक कई चीज खाता है और एक कई के द्वारा खाया जाता है, ठीक है कि नहीं? ये तो फूड का था, फूड का ही है, बट ये जो 10% लॉ में ये सारे पॉइंट्स हैं। 10% लॉ स्टेट्स की ऐसा होता है। अब जरा देखें कि ये एनर्जी ट्रांसफर को हम एग्जांपल से समझे। एग्जांपल आप लोगों में आता है, यस सर, एग्जांपल सर, उसके क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको सॉल्व करना, कैलकुलेट करना आता है। यस सर। सन हर सेकंड 6000 किलो कम हो रहा है। क्या हर सेकंड 6000? क्या? जैसे किलो कम सन जो है ना, समझा नहीं सर क्या? एक बात आप समझ लो कि ये जैसे सन है, यस तो सन में E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी 6000 किलो मास हो गया सन का। कितना कम हो रहा है? और है मास कितना कम हो रहा है? हर सेकंड 6000 किलो कम हो रहा है। और c उसका कितना है? लाइट की स्पीड। c किसको कहते हैं बताओ? लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। ये किसका दिया हुआ रिलेशन है? जी
मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी हाँ एनर्जी रिलेशन। तो इसमें इन्होंने बताया कि 6000 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16 क्या, तो 6 9 जा 54 और 10 टू द पावर 19, तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 20 जूल, इतनी एनर्जी सन निकालता है हर सेकंड। हर सेकंड। और 6000 किलो कम हो रहा है, तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में लिया ना। हैं? मीटर पर सेकंड में सब कुछ ऐसा ही सिस्टम है, केजी में लिया, ये मीटर पर सेकंड में। सन की स्पीड, लाइट की स्पीड तो मालूम है ना। तो जैसे कभी कभी तुम लोग आकाश में टूटता हुआ तारा देखते हो या धूमकेतु देखते हो, तो अपनी मम्मी से पूछते हो कि ये क्या है, तो मम्मी बताती है बेटा ये सुपरनोवा है। मतलब ऐसा होता है ना, तो वो क्यों बोलती है कि सुपरनोवा है? सर वो सन की एनर्जी मतलब सारा फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो ये सही कह रहे हैं कि अब मान लीजिए वो 6000 किलो कम हो जाएगा, तो उसके बाहर जो क्रोमोस्फीयर जो हमें कलर दिखता है सन का, तो अब उसके बाहर जो गैसेस है, अगर उसकी ग्रेविटी कम हो गई, उसका मास कम हो गया, तो क्या वो गैसेस उसके अंदर में रहेंगी कि एक्सपेंड करेंगी, दूर भागेंगी? जब वो दूर भागेंगी तो वो जायंट रेड स्टार बन जाएगा। तो ऐसे में ये लगता है कि जैसे ये, और ये अगर सन इतना बड़ा बन गया तो ये अपने सारे ग्रहों को निगल लेगा। क्या करेगा भाई? बड़ा हो गया ना, क्योंकि उसकी ग्रेविटी धीरे धीरे बड़ी होती गई, लेकिन बीच में वो वैक्यूम छोड़ जाएगा। गैसें फैल गई तो बीच में क्या आया, उस वैक्यूम को भरने के लिए ये फिर से वापस आएंगी गैसेस, सारे ग्रह तो निगल लिए गए और वापस आएंगी, और इतनी तेजी से वापस आती हैं वैक्यूम को फिल करने के लिए कि एक पॉइंट में ही कोलैप्स हो जाती हैं। जो सन इतना बड़ा था, जिसका आप समझिए 10 टू द पावर 30 केजी मास था, और काफ़ी 10 टू द पावर 8 मीटर डायमीटर था, वो अब क्या हो गया कि 10 टू द पावर 11 मीटर, दैट इज 4.96 इंटू 10.11 ऐसा है। तो वो एक कोलैप्स होगी, पॉइंट साइज बन जाएगा, और जब पॉइंट साइज होगा उसकी इतनी ग्रेविटी हो जाएगी, कहेंगे अरे ये तो ब्लैक होल बन गया, और अब उसमें इतनी ग्रेविटी की है कि बड़े बड़े सन समा जाए, अल्फा सेंचुरी समा जाए चुपचाप पॉइंट 1 पे। ब्लैक होल तो ऐसा है कई ब्रह्मांडों को खा गया है, गैलेक्सी को खा गया, ऐसे कई ब्लैक होल। बात समझ में आ गई ना? ऐसा भी होता है सर, वो मतलब जो सन होता है उसकी खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो मतलब उसके अंदर जो वो जो फ्यूजन बोलते हैं शायद सर, उसकी वजह से वो अपने शेप में रहता है, पर जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो फ्यूजन नहीं हो पाता, और सिर्फ ग्रेविटी बचती है, तो उसकी वजह से वो अपने सेंट्रॉइड में आता है। जैसे अगर मान लीजिए फिर उसके बाद में उसे कोल्ड स्टार कहेंगे, जैसे कुसार और पल्सर्स ऐसे कोल्ड स्टार है, फिर वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाने लगता है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे ये बात सही है कि सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल गया, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, फिर और रेडिएशन नहीं कर पाएगा। लेकिन तब तक अगर मान लीजिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया है, तो सारी उसकी गैस भाग जाएगी। बात समझ में आई भाई? मून पे क्यों नहीं एटमॉस्फेयर है? क्या मून पे कभी गैस नहीं बनी होगी? लेकिन इतना हल्का है जो गैस बनती भाग जाती है। अर्थ की ग्रेविटी पकड़ के रखती गैस को, कहाँ भागोगे? तो अर्थ का एटमॉस्फेयर भाग नहीं पाता, मून का भाग गया है। तो जब वजन होगा जिस चीज में, सेंटर में निकिल और आयरन का कोर है, भाग नहीं सकता है। 10 टू द पावर 24 केजी 6 इंटू इतना वजन है, भाग ही नहीं सकता। तो इस तरीके से 13.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार हो अगर पार्टिकल की, तब भाग पाए, उतनी है ही नहीं किसी पार्टिकल की, गैस पार्टिकल की, भागेगा कहाँ से? तो इस तरीके से आपने ये समझ लिया ना 10% लॉ क्या है। हमारा मेन कंसर्न 10% लॉ, सुपरनोवा भी समझ में आ गया, सुपरनोवा से ब्लैक होल कैसे बनता है वो भी समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे की बात आती है कि 10% लॉ के क्वेश्चंस। सो नाउ जैसे ये एक आपके में बुक में फिगर दिया हुआ, उस फिगर को देखो। फिगर दिया है कि ये अर्थ है और अर्थ में सनलाइट पड़ रही है। सर नहीं है, दिया है 15.4, देखो ना। सर नहीं है बुक, सर आपकी पुरानी है, आपकी पुरानी सर आपके में भी होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं हमारे में दिया है। सर है क्या उसमें? हैं? क्या दिखा दे रहा, एक मिनट दिखा।
टीवी पे दिखा दूंगा, हाँ सर। उसी से समझ लो। तो जरूरी चीज है, काम आ जाएगी। अब देखो, ये है। ये नहीं है आप लोगों के। देखो, इसमें सोलर रेडिएशन है। तो सोलर रेडिएशन से क्या होता है? passes through clear atmosphere and most radiation is absorbed by earth surface and warms it. ये सन है और ये अर्थ है। देखिए, कुछ रेडिएशन आए तो क्या लौट गए? एटमॉस्फेयर लौटा देता है। एटमॉस्फेयर क्या करता है? लौटा देता है। जैसे ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट है ना, हम ये कहते हैं कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है, ये तो ग्लोबल वार्मिंग का भी कॉन्सेप्ट है। हाँ, ग्रीन, तो वो बाहर की चीज बाहर रखती हैं। अगर आप आग में भी कंबल लपेट के जाओगे तो क्या बाहर की आग आपको नहीं कुछ हीट कर पाएगी, और अंदर की गर्मी अंदर। तो इस तरीके से जो हमारे पास एक गैस की बेल्ट है वो कौन कौन सी है? CO2, H2O, मीथेन। सर O3, ये O3 की बात मत करो, ये चीज है, ये गैसेस है। और H2S, ये सब कौन सी है बताइए? सर ग्रीन हाउस गैसेस। इतनी बात समझ आ गई? तो ये बाहर की चीज को क्या कर रही बताओ? बाहर रिफ्लेक्ट कर रही कि नहीं? और कुछ चीजें जो हमारे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब हो गई, कुछ बाहर हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, और बाकी सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशंस पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर एंड सम आर एब्जॉर्ब्ड एंड री इमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन। अब जब अर्थ ने इसे ले लिया, ये जो लिया क्या ये विजिबल लाइट थी? बोलो। हाँ सर। विजिबल लाइट थी क्या? तुम्हारा गैस चूल्हे से जो निकलती क्या वो विजिबल लाइट होती है? यस सर। तो तवे पे ऊपर जब हाथ रखते हो तो क्या वो हीट होती है? विजिबल लाइट आई और क्या इंफ्रारेड में बदल गई? हाँ सर। जो हीट वेव्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? नीचे से तो वो दूसरी आई थी, तवे के ऊपर हाथ रखा तो कुछ और है। समझ आई? हम लोगों की बॉडी से जो निकल रही वो भी इंफ्रारेड है। हीट कहीं से निकले तो इंफ्रारेड है। तो अर्थ ने क्या निकाला बताओ? जब रात को अभी गर्मी है, अर्थ अभी क्या निकाल रही? दिन भर इसने दिया विजिबल लाइट, और अब क्या निकाल रही है? तो इंफ्रारेड कुछ बाहर भी चली जाती हैं। देयर आर सर्टेन विंडोज एटमॉस्फेयर जिसमें से वो होके बाहर चली गई। विंडो है, खिड़कियां बनी, तो वो विंडो कहाँ कहाँ है, कैसी कैसी हैं, वो अगली क्लास में पढ़ोगे। लेकिन देयर आर सर्टेन विंडोज जिनसे वो होकर बाहर चली जाती हैं। और कुछ इंफ्रारेड रेज, IR लिख दिया तो समझो इंफ्रारेड, लेकिन कुछ अंदर ही अंदर क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। मान लो जैसे तुम फटा हुआ रजाई ओढ़ के सोए हुए हो, उसमें विंडो बनी हुई है, तो क्या सारी गर्मी बाहर निकल जाएगी क्या? लेकिन कहीं कहीं तो जुड़ी रजाई है, उसी से अंदर अंदर नहीं आ जाएंगी क्या? तो इस तरीके से नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो कितनी बड़ी बात है, वहां पर सन में -190 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, ये मून में रात को, और दिन में 120। और उसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसने जितना दिन में एब्जॉर्ब किया 120 पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। कोई शील्ड नहीं है, कोई ओजोन लेयर नहीं, पूरा आया। दिन में भी मरोगे और रात में जिंदा बच गए तो वो पूरा का पूरा उसने एमिट भी कर दिया, क्योंकि उसके पास कोई ब्लैंकेट नहीं है ना। -190 पे भी मरोगे, है बात की नहीं? तो इस तरीके से क्या हमारा ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, ये जो बेल्ट है, ये हमको बचाता है क्या? बचाता भी है, एक नॉर्मल टेम्परेचर रखता है। तो ऐसा यहाँ दिखाया गया है। सर आज के लिए अभी 1 मिनट रुको, पहले ही बोल दिए। इंफ्रारेड रेडिएशन इज एमिटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो ये सरफेस होता है। सम इंफ्रारेड रेडिएशंस पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर एंड सम इज अब्सॉर्ब्ड एंड री एमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, दिस इफेक्ट इज ये चीज है। तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कीप्स अर्थ वार्मर। समझ में आई बात? अच्छा, ये जो सन ने भेजा था, तो सन ने यहां से कौन सी चीज भेजी थी बताओ? क्या एक्स-रे भेजी थी या यूवी रे भेजी थी? बोलो। और ये ओजोन से फिल्टर होके आई,
तो क्या विजिबल बनी? यस बोलो। Yes, sir. एक्सरे कहाँ से फिल्टर होके आई? यही बता सकते। ओजोन से। ये ज्यादा अच्छा बता। देखो अपने हमें भरोसा था ही, कैसे इन्होंने बता दिया कि आयनोस्फीयर से, क्योंकि ये हमने पहले बताया था, ये लोग नोट कर लेते हैं। यानी एक्सरे आई और गामा रे इतने ज्यादा वाइब्रेशंस थे कि उसने वहां जाकर के ऑक्सीजन के सारे इलेक्ट्रॉन छिटका दिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, उसके वाइब्रेशन 10⁻24 के हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, इतनी फील्ड आई, इलेक्ट्रॉन धक से निकल गया इधर उधर। अब वहां सारे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आयंस में ही है, और नाम पड़ गया क्या? और जब इतनी एनर्जी उसकी कम हो गई एक्सरे की, तो एक्सरे सबसे बाहर आयनोस्फीयर है ना, उसके अंदर मीजोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर, फिर आयनोस्फीयर के नीचे कौन है बताओ? मेसोस्फीयर। क्या इसी को आप थर्मोस्फीयर भी कहती हैं अनीशा? बोलो। थर्मोस्फीयर। क्या इसी का टेम्परेचर 350 डिग्री है जहां कल्पना चावला का स्पेसक्राफ्ट पिघल गया था? क्या सर, क्या ये ठीक कह रहे हैं। अब आप देखो कि आयनोस्फीयर से जब क्रॉस हुआ तो किसमें बदला? बोलो। ये ठीक कह रहे हैं, यूवी में। अल्टीरियर टू वायलेट, वो भी तो खतरनाक है। एक्सरे किसमें बदला? यूवी में। क्यों? क्योंकि आधी एनर्जी उसने एनालाइज करने में निकाल दी। अब स्ट्रेटोस्फीयर इसके नीचे है, स्ट्रेटोस्फीयर से जब यूवी जाएगी तो क्या हो गया? क्या वहां ओजोन है? स्ट्रेटोस्फीयर, तो यहाँ ओजोन है। ओजोन से जब इसने पास की तब क्या ये बनी? विजिबल। बोलो। और विजिबल, जब विजिबल अर्थ से टकराई तो टकराने के बाद जो वापस गई उसका क्या नाम है? रेडियल सोलर। ये ठीक बोली, इंफ्रारेड। मतलब टकराई तो रोशनी, लेकिन निकली हीट कि अर्थ भी रोशनी दे रही है रात को। बोलो। अर्थ क्या दे रही है? हीट। इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन। जैसे चूल्हे के तवे से जो निकलती है, हम लोग की बॉडी से निकलती है, उसका क्या नाम है? इंफ्रारेड रेडिएशन। तो एक्सरे हम पे नहीं गिरी, एक्सरे को किसने फिल्टर किया? आयनोस्फीयर। वहां से वो किसमें बदल गई? यूवी रेज। यूवी रेज पड़ती तो कार्निया जल जाता, स्किन कैंसर हो जाता और बीमारियां हो जाती हैं। गर्भवती महिलाओं के बच्चे म्यूटेट हो जाते, अपभ्रंश पैदा होते। तो उसके बाद उसने किसमें बदल दिया बताओ? कि यहां से यूवी रेज में बदला, और ओजोन ने फिर एक स्क्रीन का काम किया। डबल स्क्रीन है, आयनोस्फीयर की भी स्क्रीन और ओजोन की। इससे फिल्टर हुई तो क्या बनी? अर्थ पे गिरी, अर्थ गर्म हो गई, अब अर्थ ने गर्मी निकालना शुरू किया। इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में कुछ बाहर चली गई, फटी हुई कंबल थी, विंडो थी, और कुछ अंदर रह गई। लेकिन आप कहेंगे हम तो फोन से बात करते हैं, और इसमें क्या है? रेडियो वेव्स हैं, ये भी तो एक वेव्स हैं, और कुछ माइक्रोवेव्स भी हैं, जैसे ओवन के अंदर रहती है। वो सब कहाँ से आती है? वो बहुत दूर के कॉस्मॉस से आती है। मतलब एक जो अंतरिक्ष है ना, उससे बहुत दूर पड़े हुए कोई कुसार और पल्सर जी, जैसा इन्होंने बताया कि जब सारा फ्यूल खत्म हो जाता है और न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, जब कोई, इन्होंने बताई ये सब, तो वहां से दो चीजें कौन कौन सी आ जाती हैं? दैट इज दो और छोटी, हमने बताया ना, एक पूरा क्रम है। इसमें ज्यादा एनर्जी, फिर उससे कम एनर्जी इसमें, फिर उससे कम एनर्जी उसमें, फिर उससे कम एनर्जी। लेकिन इससे कम एनर्जी किसमें? माइक्रोवेव में। उससे कम एनर्जी किसमें? रेडियो वेव्स में। तो वो दोनों कहाँ से आती हैं? कॉस्मॉस से। समझ में आ गई बात? इतना ही रखो सर। आज के लिए हाँ भाई। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। तुम्हें ये सब इसीलिए पता है ना क्योंकि नहीं, तारे नहीं, जमीन पे हैं। वेलकम, वेलकम बेटा। क्या? नहीं, सर वो मत पूछिएगा, एसपीडीओ को समझ। SPDF। वेलकम, थैंक यू। वेलकम बेटा। थैंक यू सर।